तो जो साइलेंट अटैक होता है वो क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं, जो खून लेके बॉडी में जाती हैं, उनको साइज़ को स्मॉल कर देता है, छोटा कर देता है, जिससे कि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। कई बार हार्ट अटैक की वजह से, जैसे मैंने बताया ना कि पेट में भी दर्द हो सकता है, तो वो सोचते हैं कि गैस हो गई। कई बार लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। अगर आसपास मेरे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हार्ट के पेशेंट्स में कई बार धड़कन ऐसी हो जाती है जो कि जानलेवा होती है। 2006 में लुधियाना में स्टडी हुई थी। उस स्टडी में 100 में से 4 बच्चों को हाई बीपी पाया गया था, जो स्कूल में जाते हैं। ये सच है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है उसमें एस्प्रिन लेना वो एक लाइफ सेविंग हो सकता है? अगर 60-70% से नीचे अगर नाड़ी ब्लॉकेज है तो उसको लक्षण नहीं आएंगे, वो नॉर्मली काम करेगा। जो टीएमटी पर चल नहीं पाते उसके लिए हम स्ट्रेस को करते हैं, हम बाहर से इंजेक्शन देते हैं और हार्ट को। जो यूथ है, यंग है, जिम जा रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहा है, कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आ रहे हैं। जो ये प्रोटीन जो अपनी इंडस्ट्री में आजकल है, वो क्या अफीम लेने से हमारी डायबिटीज़ या जो ब्लड क्लोट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं? स्टेंट क्या काम करता है? स्टेंट अंदर जाता है खून की नाड़ी के, और हम इसको बैलून की हेल्प से इस नाड़ी को ऐसे फुला देते हैं। जैसे ये नाड़ी फूली, हम बलून जो होता है जिसके ऊपर ये रखा होता है स्टेंट, उसको हम निकाल लेते हैं फिर, और ये स्टेंट अपनी पोजीशन में रहता है और नस ऐसे खुल जाती है। स्टेंट ऐसे काम करता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों सेम है, डिफरेंट है? जो कार्डियक अरेस्ट है उसका मतलब है कि आपका हार्ट बंद हो गया। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी हमारे हार्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है जो आपके दिल से जुड़ा है। हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक्स की, बीपी की, उन सारी चीज़ों के बारे में जो आपके डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट रिनाउंड डॉक्टर अंकित गुलिया, जो कि MD DM है कार्डियोलॉजी में, जो इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कैसे आप अपने एक हार्ट को हेल्दी रख सकते हो, आपको वेजिटेरियन डाइट लेनी चाहिए या नॉनवेज डाइट लेनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। स्वागत है सर हमारा पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव के स्पेशल एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया। और आज हमारा जो सेशन रहेगा वो एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए रहेगा, जो कि हार्ट की डिजीज़ हैं, कितने टाइप्स की हैं, और उसके लिए हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या पब्लिक को बता सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे सर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे आपने सोचा कि मेरे को इस करियर में आना है। आपका दिल टूटा था या आपने ये सोचा कि मेरे को लोगों का दिल जोड़ना है? एक्चुअली मेरे पापा जी जो हैं वो हार्ट के पेशेंट थे व्हेन ही वाज 30 ईयर ओल्ड। तो उनको हाइपरटेंशन थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तब डॉक्टर्स ने बताया, उनकी उस टाइम एंजियोग्राफी हुई थी। तो उस टाइम मैं 7th-8th क्लास में था। तो तब मैंने सोचा कि मैं अब हार्ट का स्पेशलिस्ट ही बनूँगा। तो जर्नी काफ़ी लंबी थी। मैंने MBBS की, फिर MD की, फिर DM। तो ये लगभग 12 से 13 साल की जर्नी है। तो मोटिवेशन फैमिली पेशेंट से ही आया। ओके, तो आज सबसे ज़्यादा लोग कौन सी हार्ट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? आज के दिन हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हाई बीपी, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं डॉक्टर्स। तो हाई बीपी की प्रॉब्लम जो है वो मोस्ट कॉमन है। एवरी 1/3 ऑफ द पेशेंट, मीन्स यू कैन से दैट एवरी 1/3 ऑफ जनरल पॉपुलेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम द हाई बीपी। तो बीपी का हमारे हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट है? बीपी का इफ़ेक्ट ये है, जो बीपी है हमारे हार्ट जो काम करता है वो एक नॉर्मल बीपी हमें बॉडी में चाहिए होता है, जो कि होता है लेस देन अपर। 2 रीडिंग्स होती हैं, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। ऊपर वाली जो रीडिंग है वो 140 की होती है, नीचे वाली रीडिंग लेस देन 90 होती है नॉर्मल केसेस में। तो जो अपर बीपी होता है उसमें हार्ट अपना ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, तो इसलिए प्रेशर चाहिए होता है। वो किस लिए चाहिए होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, दूसरे अंग हैं, जैसे ब्रेन है, आँखें हैं, लंग्स हैं, और हमारे नीचे पेट है, पेट के ऑर्गन्स हैं, किडनी है, और पैरों में, इसको ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को प्रेशर चाहिए। इसको बीपी बोलते हैं। दिस इज़ ए नॉर्मल थिंग। बट लेकिन किसी कारणवश अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये इन अंगों पे असर डालता है, जो कि गलत असर होता है। जैसे अगर ये दिमाग में जाएगा तो स्ट्रोक बोलते हैं, जिसको अधरंग का अटैक भी बोलते हैं। तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और कोई क्लोट भी बन सकता है। आँखों में आँखों की रोशनी कम हो सकती है। हार्ट में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है 4 गुना, और हार्ट फेल हो सकता है।
किडनी डैमेज हो सकती हैं जिससे कि पेशेंट डायलिसिस पे जा सकता है। तो इसलिए बीपी की एक समस्या गंभीर है और इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते सर। तो जो हार्ट अटैक आता है उसका मेन रीज़न बीपी है या और भी बहुत सारे रीजंस हैं? बहुत सारे रीजंस हैं बट बीपी इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। यू कैन से दैट इट प्रीडिस्पोजेस, मतलब 4 गुना रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ा देता है। तो जो साइलेंट अटैक होता है वो क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक होता है जैसे मान लिया कोई शुगर का पेशेंट है या एजिड पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, फीमेल पेशेंट्स हैं, तो उनमें कई बार जो है लक्षण नहीं होते हार्ट अटैक के। जैसे जो नॉर्मल हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं वो होता है कि छाती में दर्द होना, उसके साथ दोनों हाथों में दर्द जाना या एक हाथ में दर्द जाना। दर्द जो है छाती से लेकर गले तक और नीचे हमारी जो नाभि होती है वहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसके साथ पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना, ये तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये लक्षण ना होकर कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे हार्ट की धड़कन बढ़ जाना, कुछ अजीब सा महसूस होना या घबराहट महसूस होना या अकेला पसीना आना। ये कुछ साइलेंट लक्षण होते हैं जो कि हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो वेप यूज़ कर रहा है, अल्कोहल यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, हुक्का पी रहा है, तो उसका हमारे हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो, अब जैसे हमारे हार्ट की डिजीज़ के लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे बीपी, शुगर, और आज के दिनों में स्टडी हुई है। अब ये स्टडी इंडिया लेवल पे भी हुई हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी हुई हैं। जैसे कि हम लुधियाना में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो अभी रिसेंट एम्स की स्टडी आई थी कि इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली तो आप अराउंड 15 to 20 सिगरेट्स पर डे आप स्मोक कर रहे हो। तो सेम थिंग इज़ इन लुधियाना। तो पोल्यूशन को एक रिस्क फैक्टर में जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही स्मोकिंग है। तो स्मोक जब हम करते हैं तो ब्लड में क्या करता है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं, जो खून लेके बॉडी में जाती हैं, उनको साइज़ को स्मॉल कर देता, छोटा कर देता, जिससे कि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। और जब ये लॉन्ग टर्म प्रेशर क्रिएट रहेगा तो उससे हार्ट पे प्रेशर पड़ के हार्ट की नाड़ियाँ संकरी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। आप कह सकते हो कि उसमें से खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे हार्ट की भी कोई एज होती है? देखो, इंसान की एज है तो हार्ट की भी एज है। तो हमारे जब हम पैदा होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं, तब से ही हमारे जीन्स ने हमारी एज को, हमारे रिस्क, हमारी एज को डिफाइन कर दिया है। दूसरी चीज़ है परमात्मा कि किसकी कितनी उम्र देनी है, पर सबकी एक डिफाइंड एज है कि किसी ने 70 साल पे जाना है, किसी ने 80 पे, किसी ने, तो सेम प्रोसेस है। जैसे हम बड़े होते हैं तो उसके बाद बूढ़े भी होते हैं, तो ऐसे ही हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं वो भी धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। तो ऐसे हर चीज़ की एज है। तो हार्ट की भी एज है, हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं एज के साथ, ब्रेन भी कमज़ोर हो जाता है, हम चल नहीं पाते। तो सेम थिंग्स हैपन विद द हार्ट। तो हार्ट भी एज के साथ वीक हो जाता है। एक हेल्दी हार्ट को रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? देखो, एक हेल्दी हार्ट रखने के लिए हमें रेगुलर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज करें। आप 30 मिनट हर दिन एक्सरसाइज करें और आप हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन एक्सरसाइज करें। तो हफ्ते में 150 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज में आपको ब्रिस्क वॉक, जिससे कि आपको पसीना आए, सांस चढ़े। आप चलते वक्त, कुछ लोग हैं जैसे यूनिवर्सिटी में मैं रनिंग करने के लिए जाता हूं, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं पैदल चल रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वॉकिंग इज़ नॉट सफिशेंट फॉर हार्ट, फॉर ए हेल्दी हार्ट। तो हमें इतना तेज चलना है जो भाग नहीं पाते, जिससे कि हम आपस में बात ना कर पाएँ तेज चलते वक्त। तो दिस इज़ नोन एज ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं। या आप रनिंग कर सकते हो, कार्डियक एक्सरसाइजेज जिसको बोलते हैं, आप योगा कर सकते हो। ये है एक्सरसाइज। फिर उसके बाद हार्ट के लिए अच्छा है गुड डाइट। जैसे आजकल आपको पता है कि फास्ट फूड का ज़माना आ गया। फास्ट फूड में क्या है कि हमारे पास ऑयल की क्वालिटी बैड है, सेकंड उसमें हाई सॉल्ट है, काफ़ी ज़्यादा नमक है, प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा हैं, जो कि हार्ट की और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। थर्ड, इसके साथ ही जैसे फ़ोन पे या स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा यूज़ करना, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं डॉक्टर्स। तो जो वर्कर्स या जो कंपनी में भी जॉब करते हैं, जिनका लैपटॉप पे स्क्रीनिंग टाइम 6 घंटे से ज़्यादा है, तो उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। तो खाने पीने की चीज़ें और आपका फिजिकल वर्कआउट, ये मैटर करता है कि आपकी हार्ट की हेल्थ कैसे रहेगी। तो उसमें अगर मेरे को हेल्दी रखना तो मेरे को क्या खाना चाहिए? आपको सबसे पहले जो तली हुई चीज़ें हैं, जो
फैटी मील है जिसमें कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, ट्रांस फैट ज़्यादा है, ये एक स्पेशल टाइप के फ़ैट होते हैं। फ़ैट की भी कैटेगरीज होती हैं। सम फैट आर गुड फॉर द बॉडी, सम आर बैड फॉर द बॉडी। लाइक अनसैचुरेटेड फैट इज़ गुड फॉर द बॉडी। तो जो सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट हैं, हाई फैटी डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, या प्लेन शुगर है, दीज आर बैड फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करते हैं। और जो हमारी में जो लिपिड्स हैं, जिसको फैट बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो कि हमारा जो लीवर है वो फैट का बैलेंस बनाने का काम करता है। जो गुड हमारे कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर से हमारे फैट को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, जो कि यूटिलाइज होता है फैट। लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे हैं, कुछ फैट्स ऐसे हैं जो कि पूरी बॉडी से डिपॉजिट हो जाते हैं, बॉडी में वहीं आके बैठ जाते हैं, जैसे हार्ट की नसों में बैठ गए, जिससे कि जो हार्ट की नसें हैं वो नैरो हो जाती हैं, उनका साइज़ कम हो जाता है। ब्रेन की नसों का भी साइज़ कम हो जाता है, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक आने का रिस्क और हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए हमको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो एक ही ऑयल को बार बार वो पका के हमें देते हैं, और उस ऑयल की क्वालिटी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, वो हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिन बन चुका है। जैसे कि एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक है नहीं, क्योंकि एक तो जब अगर मैं इस डाइट को और पहले के टाइम में कंपैरिजन करूं तो पहले फिज़िकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा था। आज इतने व्हीकल्स हैं, पहले नहीं थे। जैसे मान लिया एक किसान है, वो काम करता है, पहले बैलों से काम होता था, पूरे दिन फिज़िकल वर्कआउट करते थे, तो वो घी भी और दूध भी बहुत ज़्यादा लेते थे डाइट में। जैसे मेरे खुद दादाजी थे तो वो 150 ग्राम्स के आसपास डेली उनकी घी की डाइट थी, 2 लीटर दूध उनका था। अगर मैं आज उसको लूँ तो इसको ये बोल सकते हो कि पहली बात तो मेरे से डाइजेस्ट होगा नहीं, बाय चांस मैंने डाइजेस्ट कर लिया और उतना वर्कआउट नहीं किया तो ये सारा बॉडी में बैड इफ़ेक्ट करेगा। तो सेम थिंग ये है कि जैसे हम कुछ भी, जैसे मान लिया कि अगर हम बाहर से चीज़ें खा रहे हैं तो उनके हमें डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, और अगर पहली बात अगर हम ख़राब चीज़ ही खाएंगे तो बॉडी में ख़राब इफेक्ट ही आएगा। तो इसलिए हम इन चीज़ों को जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। इसका रिज़ल्ट ये है कि 2006 में लुधियाना में स्टडी हुई थी। उस स्टडी में 100 में से 4 बच्चों को हाई बीपी पाया गया था, जो स्कूल में जाते हैं, अबव 8th क्लास जो बच्चे हैं, 8th थ्रू 12th क्लास। लेकिन अभी रिसेंटली 2023 और 24 में जो स्टडी हुई है उसमें ये 4% से बीपी बढ़कर बच्चों में ये 12 से 14% के बीच में हो गया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न फास्ट फूड है। बच्चे जो हैं घर पे खाना नहीं खाते, मम्मी बोतली खाना खाओ बोले कि ऑर्डर कर दिया है, स्कूल की कैंटीन में खाना खाते हैं। तो और साथ में ये खाना क्या करता है, मोटापा करता है, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि पेट निकल गया। वो पेट निकलता है तो ये जो सेंट्रल फैट है हमारी बॉडी में, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो ये सारा एक साइकिल है। जैसे मोटापा हुआ, मोटापे से हमारे शरीर में मोटापा कैसे हुआ? हमारे खान पान की वजह से हुआ, हमारे एक्सरसाइज ना करने की वजह से हुआ। फिर मोटापे से हाई बीपी हो गया, शुगर आ गई, बीपी और शुगर की वजह से फिर क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया, आंखें कमज़ोर होगी, किडनी फेल होगी। तो ये सारा हमारे इसी चीज़ से लिंक्ड है। इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब जो हमारे रहन सहन और खान पान से जो तकलीफ़ हुई उसको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तकलीफ़ों से अगर हम प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने वर्कआउट पे ध्यान दें, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है ये। ठीक है। अगर मान लो कि मेरा बीपी 160 से ज़्यादा है तो हर पर्सन की बीपी की जो मेडिसिन है वो सेम है क्या? मैं वही मेडिसिन एक जनरल केमिस्ट के पास जाऊँ और बोलूँ कि मेरा बीपी इतना है, अगर उससे मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, क्या वो लेना सेफ़ है या मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपका हाई बीपी है, जैसे मोर देन 140/90 अगर आपका बीपी उससे ज़्यादा है, रेस्ट पे, क्योंकि हमारी बीपी चेक करने की भी टेक्निक होती है। एक WHO ने हमें गाइडलाइंस दी है कि बीपी कैसे चेक करना है। जैसे लोग बीपी चेक चल के आए और तुरंत बोलते हैं कि बच्चों मेरा बीपी चेक कर दो, तो उस टाइम बीपी हाई होगा। या कोई यूरिन का प्रेशर है किसी को, किसी ने स्मोकिंग कर ली या कोई कैफीन कॉफ़ी पी है, तो उससे हमारा बीपी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका वाकई में ही बीपी हाई है या किसी जो आपने खाया पिया है या जो वर्कआउट किया उससे बीपी हाई है। तो अगर आपकी बीपी की रीडिंग ठीक है तो आपने देखा कि आपका बीपी आया 160/90, तो आपको 3 रीडिंग लेनी है। तीनों रीडिंग का अगर आपने एवरेज किया, अगर आपका फिर भी बीपी हाई है तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है।
हमारी सोसाइटी में क्या है कि पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि जी मेरे भाई जी को भी या मेरे ताया जी को भी बीपी है, तो मैंने उनकी टैबलेट लेके खा ली। कई बार क्या होता है कि बीपी के सिम्टम्स होते नहीं है, तो उनको साथ में हो सकता है कोई किडनी की प्रॉब्लम हो या कोई हार्ट पे असर हो, तो वो लेना सेफ़ नहीं है, वो हो सकता है कि आपके लिए डेंजरस हो। तो इसलिए बीपी की दवाई शुरू करने से पहले अपने एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। तो जैसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो अगर मैं सुबह उठता हूँ या नॉर्मली यहाँ पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो सबसे पहले उठ के बंदा चाय पीता है, तो वो चाय का हमारे हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? देखो, अगर आप दिन में 2 बार चाय पी रहे हैं, देन लोग कहते हैं, जैसे मैं अपने वर्क प्लेस पे देखता हूँ कि मैं चाय पी लूँ थोड़ा सा मेरे में एनर्जी आ जाएगी। सो अगर आप उसको ऐसे पी रहे हैं दिन में 2 बार, तो वो आपकी बॉडी के लिए ठीक है। अगर आप उसको दिन में 7 से 8 बार ले रहे हैं, 10 बार ले रहे हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो सबसे पहले उसका असर आपके पेट पर आएगा, जिसको बोलते हैं गैस बन गई, तेज़ाब बन गया। फिर रही कॉफ़ी की बात, कॉफ़ी में हमारे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। अगर आप एक्सेसिव कॉफ़ी लोगे तो उसमें स्टिमुलेंट्स हैं, तो हमारी हार्ट की धड़कन बढ़ेगी। कुछ लोगों में हार्ट की धड़कन ज़्यादा होती है, जो कई बार 150, 160, 200 तक जा सकती है। हार्ट के पेशेंट्स में कई बार धड़कन ऐसी हो जाती है जो कि जानलेवा होती है। अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो उसमें वो प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या ये सच है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है उसमें एस्प्रिन लेना वो एक लाइफ सेविंग हो सकता है? हाँ, एस्प्रिन जो है हार्ट अटैक में लाइफ सेविंग है। ये एक खून पतला करने की दवाई है जो कि हर मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको एस्प्रिन देते हैं च्यूएबल। 2 टाइप की एस्प्रिन होती है। एक एस्प्रिन जो आप पानी को घोल के और पानी के साथ आप लेते हो, जो कि पेट में जाती है, उसको काम करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। दूसरी जो एस्प्रिन है जो हार्ट अटैक में हम देते हैं उसको बोलते हैं च्यूएबल एस्प्रिन, जो कि हम चबाते हैं। वो डायरेक्ट हमारे जो अपना मुंह है उसकी नसों के द्वारा वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाती है, जिससे कि हमारा जो दवाई का असर है वो जल्दी आता है। तो हार्ट अटैक में हमें च्यूएबल एस्प्रिन लेनी चाहिए। और ये खून पतला करने की दवाई है, क्योंकि हार्ट अटैक में क्लोट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है और वो हार्ट की नाड़ी को बंद कर देता है। तो हम अगर एस्प्रिन देंगे तो जो खून का थक्का बन रहा है उसमें जो है ये दवाई काम करती है और नस और ज़्यादा ब्लॉक नहीं होती है। तो इसको जनरल भी हम ले सकते हैं? एस्प्रिन को जनरल पहले क्या है कि एक एस्प्रिन एक पेन किलर है। अगर आप एस्प्रिन को अगर 2 ग्राम 3 ग्राम की डोज में या 2000 मिलीग्राम या 3000 मिलीग्राम या 5000 मिलीग्राम की अगर डोज में लोगे, इट एक्ट्स एज ए पेन किलर, एक दर्द निवारक की तरह काम करेगी। लेकिन हार्ट अटैक में इसकी डोज है जो स्टार्ट में देते हो 325 मिलीग्राम है, और जब हम पेशेंट को स्टेंट डाल देते हैं या पेशेंट दवाइयों पे रहता है तो वो हम 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम देते हैं, जो कि बहुत लो डोज है। तो ये काफ़ी सेफ़ दवाई है। तो अगर आपने एक हार्ट अटैक बचने के लिए लेनी है अपने आप, तो ये इंडिकेटेड नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है तो इसको लेना काफ़ी सेफ़ है। कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है? अब एकदम से तो प्रॉब्लम आती नहीं है, और ये हार्ट की जो ब्लॉकेज होनी स्टार्ट होती होगी वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती होगी, लेकिन जब हम रिज़ल्ट आता है वो एकदम से अटैक जब हमें आता है तब हम जाके हॉस्पिटल में देखते हैं कि हाँ मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। क्या हम पहले डायग्नोज कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आने वाली है? हाँ जी, आज के दिन ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं, क्योंकि आजकल मशीन्स टेस्ट काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं। लेकिन हार्ट अटैक भी 2 कैटेगरीज में आता है। एक जो हार्ट में जो नस की रुकावट होती है वो धीरे धीरे होती है, जैसे पहले 10% ब्लॉकेज हुई, फिर 20% ब्लॉकेज हुई, अगले दूसरे साल में 30, फिर 5वें साल में 40, फिर 7वें साल में 70। तो हमें जो हार्ट अटैक के लक्षण तब आते हैं जब हार्ट की नाड़ी 60-70% से ऊपर ब्लॉकेज हो जाए, तब उसको सांस चढ़ना, छाती में दर्द होना, तब लक्षण आएंगे। अगर 60-70% से नीचे अगर नाड़ी ब्लॉकेज है तो उसको लक्षण नहीं आएंगे, वो नॉर्मली काम करेगा। तो एक नेचुरल फिनोमिना हो गया जो कि ओल्ड एज में आता है, 50 एज, 60 एज, 70 एज। अगर मैं यंग की बात करूं, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, तो उसमें डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि जो हार्ट की नस में जो एक ब्लॉकेज होती है उसको हम प्लाग बोलते हैं, जहाँ से ब्लॉकेज की शुरुआत होती है, वो कई बार एकदम टूट जाता है। एकदम टूट जाने से, चाहे वो ब्लॉकेज हो सकता है कि 20% हो, और वो किसी कारणवश या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज करके आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, या कोई
और तकलीफ है, तो उसमें क्या होता है कि वो प्लाक रप्चर हो जाता है एकदम। 20% ब्लॉकेज थी या 10% प्लाक था, रप्चर हुआ, उसकी वजह से पूरी नाड़ी एकदम 100% ब्लॉक हो जाती है। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। 10-20% में अगर आप टेस्ट करोगे तो वो नॉर्मल होंगे। अगर आप इस एज में जिसकी ब्लॉकेज धीरे धीरे हो रही है, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अलग हैं। जैसे कि आपने अपना लिपिड प्रोफाइल कराया, जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपका डॉक्टर आपको उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ देंगे। दूसरी चीज़, हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, क्योंकि जो हार्ट में जो नस की ब्लॉकेज होती है, इसको आजकल साइंस का मानना है कि ये एक इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन की टाइप की ही होती है, बट ये धीरे धीरे जो हार्ट में एक काम कह सकते हो कि ये रिएक्शन है। तो उसके लिए कुछ मार्कर्स हैं, जैसे HSCRP मार्कर है, लाइपोप्रोटीन A लेवल्स हैं, तो ये आप स्क्रीनिंग के लिए करा सकते हो। कुछ और टेस्ट नॉन इन्वेजिव टेस्ट, जैसे कि TMT हो गया, जो चलते हैं ट्रेडमिल पे चलते हैं, उसके साथ ECG की रिकॉर्डिंग होती है। तो TMT में हमारा 2 चीज़ें पता लगती हैं। एक तो कि पेशेंट का वर्क टॉलरेंस कितना है, कितना चल सकता है, वर्किंग कैपेसिटी कितनी है। सेकंड, अगर उसकी नसों में ब्लॉकेज होगी तो साथ साथ जो ECG चल रही होती है, तो वो हमें आइडिया देती है कि ECG में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है या नहीं। तो ये TMT का फंक्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास होती है इको। इको में यूजली हमारा एक स्ट्रेस इको, स्पेशल टाइप की स्ट्रेस इको होती है। जो पेशेंट TMT पे चल नहीं पाते, जो TMT पे चल नहीं पाते, उसके लिए हम स्ट्रेस इको करते हैं। हम बाहर से इंजेक्शन देते हैं और हार्ट की स्पीड को तेज़ करके देखते हैं कि उतने स्ट्रेस पे हार्ट को कितना खून मिल रहा है। अगर सपोज करो किसी को ब्लॉकेज है तो हार्ट की स्पीड ज़्यादा होगी तो सप्लाई की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन ब्लॉकेज की वजह से खून का प्रभाव कम होगा, तो उससे हमारे इको में प्रॉब्लम आ जाती है कि हार्ट उसमें गिव अप कर देता है, हार्ट अच्छे से चल नहीं पाता, वो हमें पता लग जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है CT एंजियोग्राफी। CT एंजियोग्राफी में हम CT स्कैन के थ्रू हम डाई दे के हम पता लगाते हैं कि हार्ट की नसों में कितनी रुकावट है। लेकिन ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जिसमें हमें पता है कि इसको हार्ट की तकलीफ आने के चांसेस कम हैं। कुछ लोग हमारे पास OPD में आते हैं, सर मैंने तो CT एंजियोग्राफी करानी है, लेकिन ये डिसाइड डॉक्टर करता है। जैसे मान लिया किसी में BP है, शुगर है, उसको चलने पे सांस चढ़ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो मैं उसकी CT एंजियोग्राफी नहीं कराऊंगा। उसकी मैं डायरेक्ट जो हमारी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है तार वाली, वो करूंगा, जो कि हाथ के थ्रू और पैर की नस के थ्रू होती है, क्योंकि मुझे पता है इसको तकलीफ निकलेगी और इलाज उसी से होना है। लेकिन कोई 40 साल का है, वो बोल रहा है कि मेरे तो साल से पेन हो रहा है, 2 साल से पेन हो रहा है, और डॉक्टर को लग रहा है कि ये हार्ट का पेन नहीं है, तो उसमें हम CT स्कैन वाली एंजियोग्राफी कराते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे कि हम हार्ट की तकलीफ़ों का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये आप डॉक्टर की कंसल्ट के साथ, वो पहले आपके सिम्टम्स देखेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए टेस्ट कौन सा सूटेबल है। तो आज जो लोग जिम जा रहे हैं, जो यूथ है, यंग है, जिम जा रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहा है, कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक उन्हीं लोगों को आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो प्रोटीन्स हैं वो उसमें मैंने देखा है कि 5,000 रुपये में वो एक 5 किलो का डिब्बा खरीद लेते हैं, 6 किलो का। तो अगर आप 1 किलो पनीर खरीदो जो कि डेयरी प्रोडक्ट है, तो वो शायद अच्छा पनीर 350-400 रुपये किलो का आएगा। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन जो अपनी इंडस्ट्री में आजकल है वो अच्छा है नहीं। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोटीन है नहीं, और उसमें हमें पता भी नहीं कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिक्स की गई हैं, उनका हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है, वी डोंट नो। बट अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, दैट इज़ नॉट गुड। सो वी हैव टू टेक ए बैलेंस्ड डाइट। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि बैलेंस्ड डाइट खाओ, तो बैलेंस डाइट में हमारा प्रोटीन का कंटेंट अराउंड 30-40% होना चाहिए। 30% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, 30% हमारा फैट कंटेंट। अगर आप प्रोटीन ही ले रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द, अगर आपका एनर्जी सोर्स प्रोटीन से है, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो उसमें आपके हार्ट पे, किडनी पे, ब्रेन पे, सब पे इफ़ेक्ट आएगा। फिर क्योंकि कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स की अगर आप बात करो, स्टीरॉइड अगर जो लोग खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में हर जगह इफेक्ट होता है। सबसे पहले पेट में अल्सर बनना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, फिर उसके बाद जो हमारी हड्डियां हैं उनको वीक करते हैं स्टीरॉइड आँखों में मोतिया को प्रमोट करते हैं, मोतिया जल्दी होता है स्टीरॉइड की वजह से। स्टीरॉइड की वजह से हमारे ब्लड पे भी एक बैड इफेक्ट आता है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्टीरॉइड कई बार वीक करता है।
तो स्टीरॉयड का यूज़ करना जस्टिफाइबल नहीं है। वो एक मसल क्योंकि जो स्टीरॉयड जो यूज़ करते हैं हम, दीज आर नोन एज एनाबॉलिक स्टीरॉयड, जो कि बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट एट रिस्क प्रोवाइड करते हैं, कि आपकी बॉडी को रिस्क पे ले जाके, कई बार आपने सुना होगा कि वो, आपने देखा होगा सुना होगा कि इम्पोर्टेंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्टीरॉयड का जो इफेक्ट आता है, जो जिम में जाते हैं, वो रिस्क पे आता है, कि वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को रिस्क पे डाल के अपनी बॉडी को बिल्डअप कर रहे हैं, तो ये लेना अच्छा है नहीं। क्या अफीम लेने से हमारी डायबिटीज़ या जो ब्लड क्लोट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं? जैसे मैं पंजाब में आया तो मैंने देखा कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी को सिर दर्द हो गया, उल्टी हो गई, पेट में दर्द हो गया, या कोई चेस्ट में पेन हो गया, किसी भी टाइप का, तो बोलते हैं कि हमने तो सर इसको है ना अफीम दे दी। तो मैं बड़ा ताजुब होता कि हर घर में अफीम आई कहाँ से इतनी ईजिली अवेलेबल कहाँ से होती है। तो सबसे पहली चिंता की बात तो यही है। सेकंड चीज़, अफीम का पॉजिटिव इफेक्ट क्यों होता है, क्यों इतनी यूज़ क्यों होती है। जैसे सपोज करो जब हार्ट अटैक होता है, ओपियम, क्योंकि ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती है, एंग्जाइटी को कम करती है। तो जो हार्ट अटैक आता है तो उसमें भी हम मॉर्फिन इंजेक्शन देते हैं, जो कि टीका नस में लगता है डायरेक्ट, ठीक है, वो भी अफीम होती है, लेकिन वो इंजेक्शन लगता है हमारी नस में डायरेक्ट। तो उसका इफेक्ट ये होता है, एक तो वो पेन को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, और साथ में कई बार जो हमारे लंग्स में जो सोजिश होती है उसको भी कम करता है। तो अफीम का बेनिफिट क्लोट से, हार्ट अटैक से ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से जो प्रॉब्लम हुई, एंग्जाइटी प्रॉब्लम हुई, एंग्जाइटी होगी तो हार्ट की धड़कन ज़्यादा बढ़ेगी, हार्ट की धड़कन ज़्यादा बढ़ेगी तो हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो अफीम लेने का बेनिफिट ये होता है कि वो जो है हमारी एंग्जाइटी को कम करती है, हमारे पेन को कम करती है। मेन इफेक्ट अफीम का जो है ये है, जो हम घर पे लेते हैं अफीम। तो ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं ये जेनेटिक हो सकती हैं? बिल्कुल। हमारी बॉडी, हम दिखेंगे कैसे, हमारा बॉडी का बिल्डअप कैसा होगा, हमारा हार्ट कैसा है, ये हमारा सारा जेनेटिक्स की देन है। जैसे मान लिया कि पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि फैमिली में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को बीपी शुगर तो नहीं है, आपके पेरेंट्स को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड आवर लाइफ हैबिट्स, ये तीनों चीज़ एक साइकिल, एक ट्रायंगल क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये तीनों पिलर्स हैं किसी भी तकलीफ़ का। जैसे जिसके जेनेटिक्स में अगर डिजीज़ नहीं है, पेरेंट्स को डिजीज़ नहीं है, तो उसको चांसेस हैं डिजीज़ कम होने के, मतलब उसको जेनेटिक रिस्क फैक्टर कम है। ऐसा नहीं है उसको तकलीफ नहीं होगी, उसको तकलीफ हो सकती है, उसके लाइफस्टाइल की वजह से तकलीफ हो सकती है, जहाँ किसी को पोल्यूशन में रह रहा है, एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेकिन जीन्स, हमारी बॉडी आगे चल के कैसा बिहेव करेगी, ये सारा डिटर्मिनेंट जीन्स का ही है। तो क्या सिर्फ चेस्ट पेन होने का मतलब उसको ये है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, और भी रीज़न है? काफ़ी रीजन्स हैं। अगर मैं अपने एक रूरल एरिया की बात करूं, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी बात करूं, तो उसमें पेशेंट जो हैं हार्ट अटैक के दर्द को 4-4, 5-5 दिन लेके घूमते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कई बार वो उसको गैस समझ लेते हैं कि उसको पेट का प्रॉब्लम है। कई बार हार्ट अटैक की वजह से, जैसे मैंने बताया ना कि पेट में भी दर्द हो सकता है, तो वो सोचते हैं कि गैस हो गई। कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि खाना नहीं पचता मेरे। कई बार लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। जैसे मान लिया कि अगर आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, या फेफड़ों में अगर आपके पानी भर गया, या हार्ट के साइड, चारों साइड पानी भर गया, या आपका फेफड़ा फट गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको चेस्ट में पेन कर सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर किसी की एज ज़्यादा है तो इन सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे जो किसान लोग हैं 4-4, 5-5 दिन इस पेन को बियर करते रहते हैं। जब उनका गिव अप कर देता है हार्ट, तब वो इमरजेंसी में पहुंचते हैं हमारे पास, तब तक काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। तो इसलिए एक जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिससे कि कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए, जनरल अवेयरनेस क्रिएट करे। तो ये ज़रूरी है कि हमारे इसके बारे में हम सोच रहे थे कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, जिनको कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, 100% नहीं बट कुछ हद तक कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे स्कूल्स में ही चैप्टर होने चाहिए ह्यूमन हेल्थ के बारे में, जिसमें कि हम छोटे छोटे टॉपिक डालें और कंपलसरी हो ये एजुकेशन। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके लिए भाषा कंपलसरी है, ठीक है, कि आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा। तो हमारा डॉक्टर्स का मानना है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या राजनीतिक लोग हैं, उनको एक हेल्थ का चैप्टर कंपलसरी करना चाहिए एटलीस्ट एक क्लास में, जो उनको पता हो। क्योंकि जैसे बात हमने की कि 80 to 90% लोगों में कोई बीपी के लक्षण है ही नहीं,
80-90% लोगों में बीपी के लक्षण है ही नहीं, और हमें पता है कि हर तीसरे लोग को बीपी है, और उनमें से जिनको बीपी है आधे लोगों को पता है कि तुम्हें बीपी है, और उनमें से 1/10 का बीपी कंट्रोल्ड है। कितनी ख़राब बात है। सपोज करो कि 100 में से 30 लोगों को पता है कि इनका बीपी है, 30 में से उनके आधे लोगों का दवाई ले रहे हैं, 15 में से आधे लोगों का मतलब 7 लोगों का बीपी कंट्रोल है। 30 लोगों को बीपी है 100 में से, और सिर्फ 7 लोगों का कंट्रोल है, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। शुगर है, शुगर भी एक साइलेंट अटैक ही है, साइलेंटली आती है। आप अस्पताल में गए, पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि अस्पताल में गए शुगर निकलाई, डॉक्टर्स ने शुगर निकाल दी। अरे उनको शुगर थी तो उनको सिम्टम्स नहीं पता थे, ठीक है। तो इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आई थी, जो ICMR है, जो सेंट्रल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम निकाला है कि वो स्क्रीन करेंगे लगभग 40 करोड़ लोगों को। जो इंडियन पॉपुलेशन है 40 करोड़ लोगों को वो स्क्रीन करेंगे। उसमें वो एक तो शुगर और एक बीपी, उसका डाटाबेस तैयार करेंगे, ठीक है। जिससे कि स्क्रीनिंग का मतलब जो जिनको लक्षण नहीं है उनमें से हमने देखना किसको बीमारी है किसको नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें, अगर आप 25 साल से ऊपर हो तो आपको एक स्क्रीनिंग अपने बीपी और शुगर की ज़रूर करानी चाहिए। मैं स्टंट पे आना चाहूँगा। स्टंट क्या होता है, कैसे इसको डालते हैं, और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, कई जगह पे ये बहुत कम प्राइस में डाला जाता है, कई जगह पे बहुत हाई कॉस्ट ली जाती है। क्या डिफरेंस है? जब हार्ट अटैक आता है तो जो हार्ट की नस में रुकावट हो जाती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो जैसे ये नस है, तो जब हार्ट अटैक आया तो इसमें खून का क्लॉट जम गया, और मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ट की नस में पहले रुकावट थी, वो धीरे धीरे बढ़ी। तो स्टेंट क्या होता है कि स्टेंट पहले मेटल के स्टेंट्स थे, बेयर मेटल स्टेंट्स थे। तो स्टेंट्स में आप मान सकते हो कि मेटल है, और मेटल के ऊपर उन्होंने अपनी कुछ दवाइयाँ लगाई हुई हैं जो कि हार्ट अटैक की नाड़ी को खोलने में या वहाँ और क्लॉट ना बने, स्टेंट ब्लॉक ना हो, उसकी हेल्प करती हैं। तो स्टेंट क्या काम करता है, स्टेंट अंदर जाता है खून की नाड़ी के, और हम इसको बैलून की हेल्प से इस नाड़ी को ऐसे फुला देते हैं। जैसे ये नाड़ी फूली, हम बलून जो होता है जिसके ऊपर ये रखा होता है स्टेंट, उसको हम निकाल लेते हैं फिर, और ये स्टेंट अपनी पोजीशन में रहता है और नस ऐसे खुल जाती है। स्टेंट ऐसे काम करता है, जैसे नाड़ी ऐसे बंद थी, स्टेंट डाला, स्टेंट ने नाड़ी को चौड़ा कर दिया, अब इसमें से खून का फ्लो वापस शुरू हो गया। तो स्टेंट ऐसे काम करता है। रही बात स्टेंट की कॉस्टिंग की, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं तो वहाँ एक स्टैंडर्ड प्राइस है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे भी स्टेंट की कॉस्टिंग सेम है, लेकिन आप प्रोसीजर कर रहे हो, आप स्टाफ को पे कर रहे हो, वो अपनी हॉस्पिटल की कॉस्टिंग है। और हर हॉस्पिटल में जिस आप हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेल कर रहे हो उस हिसाब से वो हॉस्पिटल अपने चार्ज लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको बेड का चार्ज कोई खास देना नहीं है, कोई आपको वार्ड का चार्ज नहीं देना। तो जो आप स्टेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डलवाते हो तो उसमें स्टेंट की ये नहीं होती कि उसमें सिर्फ स्टेंट की कॉस्टिंग है, उसमें स्टेंट की कॉस्टिंग है, उसमें स्टाफ, डॉक्टर्स, उनकी फ़ीस है, और जिस वार्ड को या प्राइवेट रूम को आप यूज़ कर रहे हो उसकी भी तो कॉस्टिंग है। राइट। तो इन चीज़ों से डिफरेंस आता है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों सेम है, डिफरेंट है? हाँ जी, जो कार्डियक अरेस्ट है उसका मतलब है कि आपका हार्ट बंद हो गया। कार्डियक अरेस्ट के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हार्ट का ही रीज़न हो। उसमें हो सकता है कि जैसे मान लिया किसी का कोई फेफड़ा फट गया हो, या किसी में किडनी की वजह से तेज़ाब की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, किसी का पोटेशियम ज़्यादा हो गया हो, किसी की शुगर कम हो गई हो, किसी का लो टेम्परेचर हो गया हो या हाई टेम्परेचर हो गया हो, या किसी ने पॉइजनिंग कर ली हो, ठीक है। तो ये तकलीफ़ें जो होती हैं अल्टीमेटली इफ़ेक्ट हमारे हार्ट पे करती हैं, या हार्ट में हार्ट अटैक हो गया हो। तो कोई भी तकलीफ जो हार्ट को इफ़ेक्ट करे वो कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। तो हार्ट अटैक उसमें से एक रीज़न है हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट करने का। तो एक बार अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या पूरी ज़िंदगी उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी? अगर हार्ट अटैक की बात करो तो लाइफ लॉन्ग उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ पेशेंट होते हैं जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हार्ट अटैक आ गया, अब हम दवाइयाँ लगा देते हैं, उनकी स्टेंट डाल दिया तो दवाइयाँ चलती हैं खून पतला करने की। लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं, उनको हमारे पास फिर ओपीडी में नहीं आते, फिर वो सोचते हैं कि मेरे तो हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर साहब ने स्टेंट डाल दिया, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई लक्षण नहीं है, तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। ऐसा गलत है। अगर आपको हार्ट अटैक आया है
तो आपको खून पतला करने की दवाइयाँ पहले साल कुछ ज़्यादा चलती हैं, स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि जो स्टेंट है या जो क्लोट है वो दोबारा ना बने। उसमें हम 2 दवाइयाँ देते हैं। जब धीरे धीरे स्टेंट को डले हुए टाइम हो जाता है या अटैक को जाए हुए टाइम हो जाता है, तो उसमें हम खून पतला करने की दवाइयाँ की डोज कम कर देते हैं। तो उसमें हमारी एस्प्रिन चलती है, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। और साथ में हमारी जो फैट को कम करने की दवाइयाँ हैं, आजकल मार्केट में सारे लोग जानते हैं, अटोरवास्टैटिन आवास के नाम से आती है, ओरवास के नाम से आती है, डिफरेंट ब्रांड के नाम से आती है। तो ये 2-3 दवाइयाँ तो लाइफ लॉन्ग चलेंगी। अगर चलेंगी तो पेशेंट सेफ रहेगा। जो पेशेंट छोड़ देते हैं तो उनको दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं मान लो फैट बर्नर यूज़ कर रहा हूँ, तो फैट बर्नर क्या कर रहा है, नेचुरली मेरी बॉडी में, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे को स्वेट हो रहा है और जिससे मेरी फ़ैट बर्न हो रही है। तो अगर मैं उसको रेगुलरली यूज़ करता हूँ तो उससे मेरा हार्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो, आजकल लोग फिजिकल वर्कआउट नहीं करना चाहते, सब शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। कुछ बोलते हैं कि हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली हैं, कुछ आप जैसे रोज़ गार्डन में जाओगे तो वहाँ होगा कि लूज़ योर वेट इन 1 मंथ। तो ये शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। आप अपने शरीर को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहते, जो कि आपके शरीर के फ़ायदेमंद है, तो ये सारे बेनिफिशियल नहीं है। कुछ लोग, जैसे होता है कि थायराइड जो हार्मोन्स होता है ना, वो हमारे में मेटाबॉलिक रेट, कि हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज या एनर्जी कितनी यूज़ होगी वो डिसाइड करता है। तो जब थायराइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो वो थायराइड की अगर अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो लोग पतले होते हैं, और जब थायराइड लो होता है लोग मोटे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आजकल यूटिलाइज़ करते हैं लोग कि मेरे में फ़ैट ज़्यादा है तो मैं थायराइड वाली दवाई ले लेता हूँ, जिससे कि थायराइड की अमाउंट ज़्यादा हो और जिससे कि मेरा फैट बर्न हो जाए। लेकिन इसके इफ़ेक्ट होते हैं, हार्ट की धड़कन बढ़ जाना, हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ना, और कई बार जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, क्योंकि हम एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वी डोंट नो कि उसका बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि जो मेडिसिन एलोपैथी में जो मेडिसिन आती है वो ट्रायल्स के बाद आती है। जब हम किसी भी पेशेंट को जो दवाई देते हैं तो हमें पता होता है कि ये दवाई क्या साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, कितनी सेफ़ है, किस पेशेंट को दे सकते हैं। और ये यूजली दवाई मार्केट में 5 से 10 साल बाद, कई बार किसी मेडिसिन को 20 साल भी लग जाते हैं। और ये फेज़ 3 ट्रायल में आती है। पहले 2 ट्रायल वो लैब में या जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें होते हैं, लेबोरेटरी में, फिर उसके बाद इंसान पे आती है, जब वो उन पे सेफ होती है। बट जो मेडिसिन मार्केट में जो बिक रही है, जिसका कोई लेबल नहीं है, क्या फैट बर्नर है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, तो वी डोंट नो कि वो बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट कर रही है। उसमें हो सकता है कोई हैवी मेटल हो या कुछ और, वो आपको हार्ट पे नहीं हो सकता कि आपके हार्ट पे, आपकी किडनी पे, आपके ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट कर दे। तो आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं कि अगर तो क्विक रिजल्ट चाहिए फिर तो आप एलोपैथिक यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपको बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है देन आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा। देखो, एज ए डॉक्टर अगर आप मेरी बात करो, क्योंकि आयुर्वेदा में अगर एज ए भारत की बात करूँ, इट वाज आवर एंशियंट साइंस, और अभी भी है। और एक टाइम आयुर्वेदा में, जैसे उस टाइम कई हज़ार साल पहले राजा भोज की सर्जरी हुई थी, ठीक है ना, जैसे सुश्रुत संहिता जी थे, उनका स्टैचू ऑस्ट्रेलिया में भी लगा हुआ है। सो आयुर्वेदा इज़ एन एंशियंट साइंस और अभी भी है। बट आयुर्वेदा में जो मैं फील करता हूँ, रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है, और उन डॉक्टर्स की भी अपनी रिस्पेक्ट है, एलोपैथी वालों की भी अपनी रिस्पेक्ट है। उनको अपनी फील्ड की नॉलेज है, हमें अपनी फील्ड की नॉलेज है। तो इसलिए अब मेरे से अगर आप आयुर्वेदा के बारे में पूछोगे कि इस बूटी के या इस मेडिसिन के क्या रिजल्ट हैं, तो मुझे पता नहीं, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। अगर आप मेरे से एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हो तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आसपास मेरे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण हैं, या छाती में दर्द हुआ है, तेज़ दर्द हुआ है, तेज़ दर्द के साथ उसको घबराहट, पसीना, दोनों हाथों में दर्द या चक्कर आना, अगर ऐसा है तो सबसे पहले बेस्ट ये है कि अगर आपके घर में एस्पिरिन टैबलेट हो, जो कि चबाने वाली होती है, उसको आप ले सकते हो। फिर सबसे पहले जो सेकंड काम है वो ये है कि आप नियर बाय फैसिलिटी में पहुँचो कि आपको हार्ट अटैक है भी या नहीं। क्योंकि हार्ट अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, वो टाइम। अगर आप टाइम से किसी भी अस्पताल में पहुंच जाते हो तो हार्ट की जो पंपिंग है उसको बचाया जा सकता है। सपोज़ करो कि कोई पौधा है, अगर आपने उसको 10 दिन पानी नहीं दिया, पीला पड़ जाएगा। अगर उसको आप टाइम से पानी देते हो, बिल्कुल हरा रहता है। तो ऐसे ही हार्ट अटैक के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूजली जो हमारा टाइम पीरियड है वो 90 मिनट्स के अंदर पेशेंट जो है अस्पताल में, अगर पेशेंट आ गया 90 मिनट्स के अंदर वो पहुंचना चाहिए। और जितनी जल्दी पेशेंट अस्पताल में पहुंचता है और जितनी जल्दी उसका इलाज होता है, उससे हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ जाती है और वो पेशेंट अपना रूटीन वर्क, जितना वर्कलोड वो पहले करता था उतना ही वर्कलोड वो बाद में कर सकता है कुछ दिनों के बाद। तो इसलिए ज़रूरी है कि तब आपको छाती में दर्द हो तो अपने पास वाले डॉक्टर जो भी अवेलेबल हैं उनसे कंसल्ट करें, और अगर वहाँ हार्ट अटैक का इलाज है तो वहाँ करवाएं, नहीं तो बड़े सेंटर में जहाँ एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है या जहाँ खून तोड़ने वाला टीका उपलब्ध है वहाँ तुरंत से तुरंत पहुँचें। ज़्यादातर जो आपकी ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो किस तरह के आते हैं? अगर मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बात करूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट बात करूँ, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बीपी, हाई बीपी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, और जिनमें हार्ट के करंट की कमी हो जाए, जिनको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस टाइप के हमारे पास पेशेंट आते हैं। अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों में जिनके दिलों में छेद है या जन्मजात से ही हार्ट में कुछ जो बनने में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी कोई नस कहीं और से निकल गई, कहीं और से निकलनी थी, तो बच्चों में कुछ इस टाइप के आते हैं। तो मोस्टली अगर बात करूं तो बीपी बड़ों में, फिर उसके बाद हार्ट अटैक, फिर हार्ट फेलियर। तो ये हमारे पास पेशेंट हैं मेनली। जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, अगर मेरे को किसी का हार्ट अपने अंदर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस देखो इजी है नहीं, क्योंकि इंडिया में जो मोस्टली जो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं अराउंड साल में 130 के अराउंड हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, जो कि 90 साउथ में ही होते हैं। तो जो साउथ है, जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियन है साउथ में जाते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सीधी बात है कि अगर कोई अपना हार्ट, अगर नॉर्मल इंसान है वो तो अपना हार्ट दे नहीं सकता, क्योंकि किसी नॉर्मल ने अगर हार्ट दे दिया किसी को तो उसको वो खुद मर जाएगा। लीवर और किडनी की तरह नहीं है कि जैसे हमारी किडनी 2 हैं तो हम एक किडनी दूसरों को दे सकते हैं। लीवर है तो लीवर एक चलता फिरता इंसान भी दे सकता है, लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं है। जो हार्ट देगा, जो एक फिट इंसान है वो हार्ट नहीं देगा अपना। तो हार्ट किससे मिलता है? जैसे जो पेशेंट रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया, लॉन्ग टर्म कोमा में है और उसके बाकी अंग काम कर रहे हैं, जैसे किडनी काम कर रही है, उसका हार्ट काम कर रहा है, उसकी आंखें ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स का जिनकी बचने की उम्मीद नहीं है, वो एक कोमा में चले गए हैं परमानेंट, वो बेड पे ही रहेंगे पूरी लाइफ, सपोर्ट पे रहेंगे, तो ऐसे पेशेंट्स के ऑर्गन लिए जाते हैं। और ये ऑर्गन जब लिए जाते हैं तो इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है कि जिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट होना है, और ट्रांसप्लांट के लिए भी जिस पेशेंट में ट्रांसप्लांट होता है तो उसके लिए ये देखा जाता है कि किस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, क्या वो फिट है, उसकी फिटनेस होती है, उसका एक लिस्ट में नाम होता है, तो वो प्रिपेयर होता है और फिर वहाँ से हार्ट मिलता है और उस जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट होना है वहाँ तक पहुँचाया जाता है ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो ज़रूरी है कि उसको प्राइवेट में ही जाना है? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? हाँ जी, आज के दिन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। तो पहले ये पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था, इसका नाम है स्टेमी प्रोजेक्ट। तो एक स्पेशल टाइप का हार्ट अटैक होता है जिसको स्टेमी बोलते हैं। तो इस हार्ट अटैक में तुरंत इलाज करना ज़रूरी होता है, या तो खून तोड़ने का टीका देना या स्टेंट डालना। तो इसके लिए, क्योंकि हर अस्पताल में स्टेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सरकारियों में भी उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लिया कि कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है या कोई CHC में है, वहाँ एक इंजेक्शन जो कि मार्केट में 25 से 40 हज़ार रुपये के बीच में होता है, टेनेक्टिप्लेज से नाम के और TNK के नाम से इंजेक्शन आता है। अगर आपको हार्ट अटैक है और ये स्पेशल टाइप का स्टेमी नाम से हार्ट अटैक है, तो एक टीका गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो ये टीका वहाँ पे भी लग सकता है। प्राइवेट में आपको इसको पे करना पड़ेगा, लेकिन सरकारी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा। तो ये टीका वहाँ आप इजीली लगवा सकते हैं, और वहाँ टीका लग के फिर आपको जिस भी अस्पताल में जहाँ एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ स्टेंट की सुविधा उपलब्ध है, फिर आप बाद में वहाँ अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सपोज करो आपके गांव से स्टेंट डालने वाला हॉस्पिटल 6 घंटे की या 4 घंटे की 5 घंटे की दूरी पे है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाएं और वहाँ ये टीका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे इजीली अवेलेबल है। और आजकल पंजाब में इवन जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ पे भी ये टीका अवेलेबल है और लग भी रहे हैं लोगों को। और जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी है वो क्या होती है और किन लोगों में ये
करने की ज़रूरत पड़ती है? एंजियोप्लास्टी मतलब आप स्टेंट डाल रहे हो। बाईपास सर्जरी, जो स्टेंट डालने का जो प्रोसीजर होता है वो सिर्फ एक नस के थ्रू होता है, उसमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती। जैसे आपने कभी ग्लूकोज लगवाया हो उस टाइप से ही एक सुई लगती है, उसी सुई के थ्रू ही हम जो है पेशेंट को स्टेंट डाल देते हैं, इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन जो बाईपास सर्जरी है इसको अपने लोकल लैंग्वेज में ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें हमारे छाती में सेंटर में कट लगता है और उसके थ्रू शरीर की या तो पैर की नस या हाथ की नस ली जाती है वहाँ से, और ये नस जो ब्लॉक्ड नस है उसको पास करके दूसरी साइड से इसमें खून का फ्लो दिया जाता है, ठीक है। और स्टेंट में जहाँ नस ब्लॉक है वहाँ स्टेंट डाला जाता है। इसमें जहाँ ब्लॉकेज है उसको बाईपास करके जो साफ नस है वहाँ हम इसको कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना शहर के बाईपास हैं, जब शहर में जाम लग गया तो हमने बाईपास बना दिए, तो इस टाइप की बाईपास सर्जरी होती है। लेकिन अब स्टेंट किसको डलना है, बाईपास सर्जरी किसको होनी है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है, जो आपका स्पेशलिस्ट है वो डिसाइड करता है। कई बार 2 या 3 नसों में रुकावट ज़्यादा है, किसी पेशेंट में कैल्शियम ज़्यादा है, तो उस पेशेंट में यूजली हम बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसमें स्टेंट डालना कई बार किसी पेशेंट को कई बार एक नस में रुकावट होती है, लेकिन वहाँ स्टेंट डालना बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो कई बार उस सिंगल नस के लिए भी हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। तो बाईपास सर्जरी या स्टेंट किस पेशेंट में डलेगा उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। पेशेंट की फिटनेस देखनी होती है कि ये पेशेंट बाईपास के लिए फ़िट है या नहीं है। पेशेंट के लिए हमें देखना होता है कि उसकी किडनी कैसी है। फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि कितनी नसों में रुकावट है, कहाँ कहाँ रुकावट है, क्या इसमें बाईपास सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती। ज़्यादा बारीक नस है तो उसमें कई बार बाईपास सर्जरी भी नहीं होती, स्टेंट भी नहीं होता, तो हमें पेशेंट को दवाइयों पे भी रखना होता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी हमारे हार्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? स्ट्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी तकलीफ़ के लिए, आपकी मेंटल तकलीफ़ के लिए भी और आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी। अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी डिसाइड करती है कि आपको किस प्रकार की तकलीफ़ हो सकती है। जैसे कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको कई बार पेट की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो बहुत जल्दी होता है, और टाइप ए पर्सनैलिटी वालों में हार्ट की तकलीफ होने के, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल हार्ट अटैक के बाद रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है? अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और वो डॉक्टर्स के पास टाइम से पहुंच गया, उसको टाइम से स्टेंट डल गया या टीका लग गया और उसकी पंपिंग पावर नॉर्मल है, तो वो अपना 2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे अपना काम शुरू कर सकता है। और महीने के बाद जो अपना वो लाइफ जी रहा था, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि ये फिट है, तो अपना नॉर्मल लाइफ एज इट इज़ जी सकता है लाइफ लॉन्ग, बशर्ते उसको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ठीक है, 2 दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, 2-3, बट वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अस्पताल में लेट पहुंचते हैं। जैसे सपोज करो कि हार्ट अटैक आया और उसकी पंपिंग पावर जो हमारी में जैसे मैंने बताया नॉर्मल 60% होती है, अब उसकी पंपिंग पावर रहेगी 25%, 20%, तो उन पेशेंट्स के लिए मुश्किल है नॉर्मल रूटीन में आना, बट वो बैठ के अपना आराम से काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा वर्कलोड वाला काम नहीं कर सकते। अब जैसे मैं और मेरा ये फ्रेंड हम दोनों ट्रेडमिल कर रहे हैं, तो सेम टाइम जिस स्पीड पे ये भाग रहा है उसी स्पीड पे मैं भाग रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे अपना हार्ट रेट चेक करता हूँ तो मेरा आता है 150 के राउंड, इसका आता है 180 के राउंड, तो उसमें क्या इशू हो सकते हैं इसकी बॉडी में? देखो, आपने जैसे एथलीट्स जो एथलीट्स होते हैं वो डेली ट्रेन करते हैं अपने आप को, और जो एक है जो एक्सरसाइज नहीं करता, जैसे मैं डेली 5 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ, डेली यूनिवर्सिटी जाता हूँ रनिंग या साइकिलिंग, तो और एक दूसरा पर्सन है वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो उतनी ही एक्सरसाइज करने पे, उतना ही दौड़ने पे मेरी हार्ट की धड़कन कम बढ़ेगी, क्योंकि मेरा हार्ट ट्रेंड है, मेरा हार्ट उस लोड को लेने में ट्रेंड है। और जो एक्सरसाइज नहीं करता उसकी धड़कन ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका हार्ट ट्रेंड नहीं है, उसको सांस भी चढ़ जाएगा और हार्ट भी धड़कन भी ज़्यादा हो जाएगी। इसको बोलते हैं एंडोरेंस, या अपनी आप लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हो दम, ठीक है। अगर साइंस की बात करूँ इसको बोलते हैं आपका एंडोरेंस कितना है, ठीक है, हार्ट की ताकत कितनी है। Right. और दूसरी साइड आपको बोलते हैं आप फिजिकली इनएक्टिव हो तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका सांस जल्दी फूल जाएगा, आप ट्रेंड हो तो आपका नहीं फूलेगा और उतना धड़कन भी नहीं बढ़ेगी। तो उसका डाइट के साथ भी कुछ रोल है क्या? उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा या उसमें बैड फैट ज़्यादा है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल का इससे लिंक नहीं है। ओके, कोलेस्ट्रॉल का लिंक आप क्योंकि हर चीज़ एक बॉडी में डिफरेंट इम्पैक्ट डालती है,
कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैट बढ़ाएगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, और साथ में हार्ट की नसों में रुकावट देगा। लेकिन अगर आपकी हार्ट की नसों में रुकावट है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसकी वजह से आपको छाती में दर्द होगा। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर नॉर्मल हार्ट की बात कर रहे हो, तो जैसे किसी का वेट अगर 100 kg है और वो एक्सरसाइज नहीं करता, आप क्या समझते हो कितना दौड़ सकता है? वो एक मंजिल अगर सीढ़ियाँ भी चढ़ेगा तो उसको सांस चढ़ जाएगा। और जो दुबला पतला है, डेली एक्सरसाइज करता है, फिट है, वो 5 मंजिल भी चढ़ जाएगा तब भी उसको उतना सांस नहीं चढ़ेगा। तो ये हमारी इंडोरेंस और हमने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया है, कितना अपनी बॉडी को स्ट्रेस दिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो वेजिटेरियंस को आते हैं या नॉन वेजिटेरियंस को? सर, अगर एज ए डाइट मेरे से बात करो कि अगर मैं स्टडीज़ की बात करूं कि वेजिटेरियन डाइट अच्छी है या नॉन वेजिटेरियन डाइट अच्छी है, अगर मैं ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करूं, हार्ट हेल्थ के बारे में बात करूं, अपनी गट हेल्थ के बारे में बात करूं, अपने मोटापे के बारे में बात करूं, तो वेजिटेरियन डाइट काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो प्रोसेस्ड मीट हैं, जो मतलब आपने स्टोर किए हुए हैं, तो उसमें क्या है कि हाई प्रोटीन डाइट है और प्रोसेस्ड है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। इट कैन प्रोवाइड सम एसेंशियल मिनरल्स, वाइटामिन्स, बट अगर मैं वेजिटेरियन के बारे में बात करूं तो वो फाइबर रिच डाइट है। उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन भी कम होती है, हमारी गट हेल्दी रहती है। सेकंड चीज़, उसमें एकदम हमारी फूड की जो एनर्जी जो मिलती है वो बॉडी में नहीं आती, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस कम होता है। और जो फैट है, क्योंकि आप वेजिटेरियन डाइट लोगे तो उसमें फ़ैट कम होंगे। क्योंकि आज अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको बोलेंगे कि पहले के ज़माने में जो हाथ वाली चक्की होती थी तो उसका आटा खाते थे। उसका बेनिफिट क्या था कि वो आटा थोड़ा सा मोटा होता था, उसको वोल ग्रेन बोलते थे, जो कि आज मार्केट में ज़्यादा प्राइजेस पे अवेलेबल है, लेकिन है चीज़ वही। तो जो हमारे एंसेस्टर थे, जो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते थे, उसका बेनिफिट था। तो ये बीच में चीज़ हमें पता नहीं थी, अब साइंस ने चीज़ें बताई हैं कि ये कैसे बेनिफिट है। तो और वेजिटेरियन डाइट में जो हम लेंगे, जैसे वोल ग्रेन हो गया, दाल हो गई जिसको लेग्यूम्स बोलते हैं, या हमारे आप बोल सकते हो स्प्राउट्स हो गए, इनका हार्ट हेल्थ पे बहुत ही अच्छा रोल है और ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट्स। तो इसलिए जो वेजिटेरियन डाइट है वो ज़्यादा हेल्दी है अपनी बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए भी। तो इसलिए वी शुड फोकस ऑन द वेजिटेरियन डाइट, गुड वेजिटेरियन डाइट, जिसमें जो कि फाइबर रिच हो। ओके, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? मैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हेल्दी रहना है और अपने हार्ट को भी हेल्दी रखना है तो एटलीस्ट 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करें, फिजिकल वर्कआउट करें, और हफ्ते में कम से कम 7 दिन में से 5 दिन करें। और साथ में अपनी डाइट का ध्यान रखें, बाहर का खाना कम से कम खाएं, जितना अवॉइड हो सके उतना करें, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं क्योंकि ये हाई साल्टी डाइट है। तो आप अपना जो अपने घर में बनाते हो हाई फाइबर रिच डाइट खाएं, और नशा कम से कम करें जिसमें कि अल्कोहल और स्मोकिंग आ गई, और स्ट्रेस फ्री रहें, और कम से कम पॉल्यूशन में रहें। ये जो चीज़ें हैं ये सारे अपने हार्ट की बीमारियों के रिस्क फैक्टर हैं। अगर आप इनको कम कर दोगे तो आपकी हार्ट की बीमारियों से बचाव हो सकता है आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू सर, ये आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, और हमें उम्मीद है दोनों को ही कि इससे जो हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उसको फ़ायदा होगा। Exactly. और आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, एक बीमारियों को हम आगे लेते रहेंगे। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।